सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो सिर्फ तलवार के दम पर नहीं बल्कि एक विचार पर बना हो। मौर्य साम्राज्य। ये सिर्फ एक राजवंश की कहानी नहीं है, बल्कि शासन चलाने का एक बहुत बड़ा प्रयोग था। एक ऐसा प्रयोग जो आज भी एक बहुत जरूरी सवाल पूछता है कि क्या शक्ति और नैतिकता एक साथ चल सकते हैं। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। अच्छा, ये जो प्रतीक है, इसे तो हम सब जानते हैं, है ना? ये भारत की पहचान है, हमारी ताकत और शांति दोनों का प्रतीक। रोजमर्रा की जिंदगी में, मतलब नोटों पर, सिक्कों पर, सरकारी कागजों पर, ये हमें हर जगह दिखता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि इस प्रतीक के पीछे जो सोच है, जो इसके आदर्श हैं, वो आज के नहीं बल्कि करीब करीब 2300 साल पुराने हैं। यही वो धागा है जो हमें सीधे भारत के पहले महान साम्राज्य की कहानी से जोड़ता है। तो चलिए जरा उस दौर में चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के आने से पहले भारत का नक्शा कैसा था? समझिए कि एक बिखरा हुआ राजनीतिक लैंडस्केप था। छोटे छोटे राज्य, गणराज्य, महाजनपद सब आपस में ही लड़ रहे थे। एक तरह का कियोस था। और ऐसे में एक ताकतवर मॉडल की जरूरत कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा थी। तो सवाल उठता है कि ये सब हुआ कैसे? मतलब इतने बड़े साम्राज्य के लिए स्टेज कैसे तैयार हुआ? देखिए, इसके पीछे कई वजहें थी। एक तो जो नंद वंश था, वो अपने टैक्स की वजह से लोगों में बहुत अनपॉपुलर हो चुका था। दूसरा, मगध। मगध के पास जबरदस्त रिसोर्सेस थे, मतलब लोहे के भंडार, उपजाऊ जमीन, सब कुछ। और फिर सिकंदर का हमला। उसने उत्तर पश्चिम में एक पावर वैक्यूम, मतलब एक खाली जगह बना दी थी। तो कुल मिलाकर कहें तो माहौल एकदम परफेक्ट था। और इस मौके का फायदा उठाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल गाइड मौजूद था, चाणक्य का अर्थशास्त्र। देखिए, ये सिर्फ कोई किताब नहीं थी, ये तो स्टेट चलाने के लिए एक प्रैक्टिकल मैनुअल था, एक प्लेबुक जो पूरी तरह से रियलिज्म और स्ट्रैटेजी पर बेस्ड था। और इसमें जासूसी और प्रोपेगेंडा जैसे आइडियाज थे, जो उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल रेवोल्यूशनरी थे। अर्थशास्त्र का जो कोर आइडिया है वो है सप्तांग सिद्धांत। ये कमाल का कॉन्सेप्ट है। ये राज्य को एक जीता जागता शरीर मानता है। जैसे इस स्लाइड पर दिख रहा है, इसके 7 बहुत जरूरी हिस्से हैं। राजा समझिए कि शरीर का सिर है, मंत्री उसकी बाहें हैं, और जो सहयोगी हैं वो पैर है। और फंडा ये था कि अगर एक भी हिस्सा कमजोर हुआ तो पूरा का पूरा राज्य ही खतरे में पड़ जाएगा। तो ये तो हुई थियरी की बात। अब देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट को, इस खाके को साम्राज्य के संस्थापक ने कैसे असलियत में बदला, और वो भी पूरी सख्ती और कुशलता के साथ। तो मैदान में उतरे चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की मदद से उन्होंने पहले तो नंदों को सत्ता से हटाया और फिर सिकंदर के वारिस सेल्यूकस निकेटर को भी हराया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। इतिहास में पहली बार एक बहुत बड़ी भारतीय उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे लाया गया था। पर कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। सोचिए, इतनी ताकत, इतना बड़ा साम्राज्य बनाने के बाद चंद्रगुप्त ने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ, और एक जैन भिक्षु बन गए। आप वर्ल्ड हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, सत्ता को इस तरह शांति से छोड़ने का ऐसा उदाहरण मिलना लगभग नामुमकिन है। तो सवाल यह है कि चंद्रगुप्त अपने पीछे छोड़कर क्या गए? वो एक ऐसी स्टेट छोड़कर गए जो एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करती थी। एक हाईली सेंट्रलाइज्ड राजशाही, एक जबरदस्त जासूसी नेटवर्क जो सीधे अर्थशास्त्र की किताब से निकला था। ये नेटवर्क समझिए राज्य की आंखें और कान थे। एक प्रोफेशनल आर्मी और इकोनॉमी के जो मेन सेक्टर्स थे, उन पर स्टेट का पूरा कंट्रोल था। लेकिन कहते हैं ना, हर मशीन की अपनी एक लिमिट होती है। और इस साम्राज्य की कहानी में भी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया। एक ऐसी घटना घटी जिसने इस पूरी मशीन को अपनी बुनियाद पर ही, अपनी रूथलेस एफिशिएंसी पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। और वो घटना थी कलिंग का युद्ध। अशोक ने अपने जीवन में बस यही एक बड़ा युद्ध लड़ा था, और इस युद्ध में जीत तो हुई, पर वो जीत हार से भी बदतर थी। उसकी कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। लाखों लोग या तो मारे गए या बेघर हो गए। लड़ाई के मैदान की उस तबाही ने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और ये बात हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने खुद इसे चट्टानों पर लिखवाया। उनके अपने शब्दों में उनका पछतावा, उनका दुख साफ महसूस होता है। ये किसी राजा का फरमान नहीं था, बल्कि एक बदले हुए इंसान की आवाज थी। और इसी पछतावे की आग से एक रिवोल्यूशनरी आइडिया निकला। साम्राज्य ने एक बहुत बड़ा शिफ्ट लिया, दंड नीति से यानी फोर्स के राज से धम्म नीति की ओर, यानी
मोरालिटी के राज की ओर। अब जीत का मतलब जमीन का टुकड़ा जीतना नहीं था, बल्कि लोगों का दिल जीतना था। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। और अशोक ने इस नई सोच को सिर्फ बातों तक ही नहीं रखा। नहीं, उन्होंने इसे बाकायदा स्टेट पॉलिसी बनाया, और ऐसा करके उन्होंने मौर्य साम्राज्य का मकसद ही बदल डाला। तो ये धम्म आखिर था क्या? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई नया धर्म नहीं था जो अशोक सब पर थोप रहे थे। बिल्कुल नहीं। ये तो असल में गवर्न करने का एक एथिकल कोड था, एक नैतिक तरीका। और इसके कोर में क्या था? अहिंसा, टॉलरेंस, यानी सभी के लिए सहिष्णुता और सबका भला। तो इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम को लागू कैसे किया गया, एक्शन में कैसे लाया गया? जैसा कि यहाँ दिख रहा है, जानवरों के लिए अस्पताल बनाए गए, जो उस समय के लिए एक बड़ी बात थी। जस्टिस सिस्टम को और ह्यूमेन बनाया गया। और तो और धम्म महामात्य नाम के खास अफसर रखे गए, जिनका काम ही था लोगों को नैतिक जीवन के लिए इंस्पायर करना। और हाँ, अशोक के वो शिलालेख जो पूरे साम्राज्य में थे, वो एक तरह से भारत का पहला मास कम्युनिकेशन सिस्टम बन गए। तो ठीक है, मौर्य साम्राज्य तो एक दिन खत्म हो गया, लेकिन उसका जो एक्सपेरिमेंट था, उसके आइडियाज, उसके सिंबल, वो आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अगर हम इसे कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखें, मतलब भारत के बाद के साम्राज्यों से कंपेयर करें, तो मौर्यों की अचीवमेंट और भी ज्यादा साफ हो जाती है। जैसे गुप्त साम्राज्य, हाँ, वो कल्चर के लिहाज से महान था, पर डिसेंट्रलाइज था। मुगल्स मिलिट्री फ्यूडल सिस्टम पर चलते थे, लेकिन मौर्यों जैसा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वैसा फिर किसी ने हासिल नहीं किया। और ये लेगेसी सिर्फ इतिहास की किताबों में दफन नहीं है, नहीं, ये आज के भारत के डीएनए का हिस्सा है, हमारे नेशनल सिंबल्स में, हमारी पहचान में बसी हुई है। हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है, अशोक की लाट, वो सीधे सारनाथ के स्तंभ से आता है। और हमारे तिरंगे के ठीक बीच में जो चक्र है, जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं, वो भी अशोक के धम्म का ही तो सिंबल है। तो देखिए कैसे कहानी घूमकर वहीं आ गई जहां से हमने शुरू की थी। तो टेकअवे क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि मौर्य साम्राज्य सिर्फ एक पॉलिटिकल पावर नहीं था, ये स्टेट क्राफ्ट का, मतलब शासन कला का एक बहुत बड़ा और कॉम्प्रहेंसिव एक्सपेरिमेंट था, जिसमें पावर, मोरालिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी सब कुछ मिला हुआ था। एक ऐसी अचीवमेंट जो एंशिएंट इंडिया में बेजोड़ थी। और ये सब हमें वापस उसी एक बड़े सवाल पर ले आता है जहां से ये सारी बात शुरू हुई थी। मौर्य साम्राज्य का ये पूरा सफर हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या कोई भी स्टेट, कोई भी सत्ता सच में पावरफुल और एथिकल दोनों एक साथ हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आप सोचिए 2300 साल बाद भी आज भी उतना ही रेलेवेंट है।